चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के उस वंश की जिसने सिर्फ 30 सालों में ही हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। ये कहानी है ताकत की, बेरहमी की और कुछ ऐसे सुधारों की जिनकी चर्चा आज तक होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे शासक के बारे में जो बाजार की हर चीज का दाम खुद तय कर दे, जो दुश्मनों से ज्यादा अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक पूरा नेटवर्क बना दे, और जो उस समय की सबसे बड़ी ताकत मंगोलों को एक के बाद एक जंग में हरा दे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली का ही एक सुल्तान था। कौन था वो, आइए जानते हैं। लेकिन उस सुल्तान तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये खिलजी आए कहां से। इनका सत्ता में आना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये तो दिल्ली की राजनीति में एक भूचाल लाने जैसा था। तो माहौल कैसा था? चलिए चलते हैं 1290 के दिल्ली में। सियासी तौर पर उथल-पुथल मची हुई है। गुलाम वंश, जिसने दशकों तक हुकूमत की थी, अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दरबार साजिशों का अड्डा बन चुका था और सत्ता किसी के हाथ में टिक नहीं रही थी। और इसी सियासी खालीपन के बीच एक नए गुट ने सत्ता पर अपनी दावेदारी ठोक दी, खिलजी। पर ये लोग थे कौन, और इन्होंने दशकों से जमे जमाए तुर्की अमीरों को साइड में कैसे कर दिया? यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। देखिए, खिलजियों का सत्ता में आना सिर्फ एक खानदान का बदलना नहीं था, ये एक तरह की सामाजिक और सियासी क्रांति थी। एक तरफ थे तुर्की अमीर जो खुद को नस्ल के हिसाब से सबसे बड़ा मानते थे, और दूसरी तरफ थे खिलजी जिन्हें वो बाहरी और छोटा समझते थे। ये खानदान और काबिलियत की सीधी टक्कर थी, और इस बार ताकत ने बाजी मार ली थी। और ये जो बदलाव था ना, ये बहुत जल्दी खूनी हो गया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने वंश की नींव तो रख दी, लेकिन उसकी नरम दिली शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सिर्फ 6 साल बाद ही उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने धोखे से उसका कत्ल कर दिया और खुद दिल्ली की गद्दी पर जा बैठा। और यहीं से खिलजी दौर का असली क्रूर चेहरा सामने आया। जलालुद्दीन की नरमी को कमजोरी समझ लिया गया और उसकी उदारता का अंजाम एक बेरहम मौत। इसी धोखे ने दिल्ली की गद्दी पर उस सुल्तान को बिठाया जिसके नाम से मंगोल भी कांपते थे। जी हाँ, हमारे पहले सवाल का जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम जो अपनी फौजी जीतों, अपनी बेरहमी और अपने हैरान कर देने वाले प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन सिर्फ दिल्ली का सुल्तान बनकर खुश नहीं रहने वाला था, उसकी नजरें तो पूरे हिंदुस्तान पर थीं। उसने रणथंबोर और चित्तौड़ जैसे मजबूत किलों को जीता, और फिर वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी फौज को दक्षिण भारत में देवगिरी तक भेज दिया और वहां से बेहिसाब दौलत लूट कर लाया। उसका एक ही मकसद था, पूरे भारत पर हुकूमत। और हाँ, चित्तौड़ का नाम आते ही रानी पद्मिनी की कहानी याद आती है, जिसे पद्मावत ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दें कि इतिहासकार इसकी सच्चाई को लेकर एक राय नहीं रखते। ये इतिहास से ज्यादा एक यादगार किस्सा हो सकता है। लेकिन देखिए, अलाउद्दीन सिर्फ एक विजेता नहीं था। वो जानता था कि साम्राज्य जीतने से ज्यादा मुश्किल है उसे चलाना, और यहीं पर उसकी असली काबिलियत सामने आती है। उस दौर में हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्तर से आ रहा था, मंगोल। चंगेज खान के वंशज बार बार दिल्ली पर हमला कर रहे थे, और ये सल्तनत के वजूद के लिए ही एक सीधा खतरा था। तो अलाउद्दीन ने क्या किया? उसका जवाब बिल्कुल सीधा और असरदार था। उसने दिल्ली में पहली बार एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी यानी स्थायी सेना बनाई। उसने सैनिकों को जमीन के बदले नकद सैलरी देना शुरू किया ताकि वो सीधे सुल्तान के वफादार रहें। और उसने मंगोलों के रास्ते में पड़ने वाले सभी किलों को और भी मजबूत कर दिया। पर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी फौज मतलब बहुत बड़ा खर्चा। अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी सेना को कम सैलरी में कैसे खुश रखा जाए, खासकर तब जब महंगाई आसमान छू रही हो। ये अलाउद्दीन के सामने सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती थी। और इसका जो हल अलाउद्दीन ने निकाला वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। पहला, सरकार ने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी। दूसरा, सरकारी गोदामों को अनाज से भर दिया गया ताकि कोई कमी न हो। तीसरा, बाजार पर नजर रखने के लिए शहना-ए-मंडी जैसे अफसर तैनात किए। और चौथा, इन नियमों को लागू करने के लिए जासूसों का जाल बिछाया गया और सजाएं बहुत क्रूर थी।
कहा जाता है कि कम तौलने वाले के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। सब कुछ इतना कंट्रोल में, इतना पावरफुल सिस्टम, तो फिर ये वंश सिर्फ 30 साल में खत्म कैसे हो गया? आखिर हुआ क्या? इस कहानी में असल ट्विस्ट आता है अलाउद्दीन की मौत के ठीक बाद। उसके बाद जो सुल्तान गद्दी पर बैठा, मुबारक शाह, वो अपने पिता से बिल्कुल उल्टा था, कमजोर, ऐशो आराम में डूबा हुआ और हुकूमत के काबिल नहीं। तो ये मजबूत किला इतनी जल्दी ढह कैसे गया? पहली वजह, अलाउद्दीन के बाद कोई ताकतवर सुल्तान नहीं आया। दूसरी, उसका बनाया पूरा सिस्टम सिर्फ एक इंसान पर टिका था, वो खुद। उसके जाते ही सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया दरबारी साजिशों ने और एक नई ताकत, तुगलकों ने। जी हाँ, सिर्फ 30 साल। सोचिए, इतने कम वक्त में खिलजी वंश ने भारतीय इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। चलिए, जाने से पहले कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स हो जाएं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल परमानेंट आर्मी रखी, और वहीं बाजार की कीमतों को इतने बड़े पैमाने पर कंट्रोल करने वाला भी पहला सुल्तान था। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। उसकी नीतियां, उसकी बेरहमी और उसका नजरिया देखते हुए अगर अलाउद्दीन खिलजी आज के दौर में होता तो हमारे देश का नक्शा कैसा होता? इस पर सोचिएगा जरूर।